बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ जाने के बाद से ही उन्हें विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में अलग अलग राय आ रही है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साहब हैं। केशव सर, बिहार में आपका साथ छोड़कर नीतीश जी जब महागठबंधन के साथ पहुंचे तब से चर्चा है कि वो विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। उनको अगर प्रोजेक्ट किया जाए तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष कहीं एकजुट हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि श्री नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में और एक लंबा समय जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके मंत्रिपरिषद में भी रहे। लेकिन बिहार का इतिहास उठा करके आप देखें तो बिना बैसाखी के, बिना सहारे के वो कभी मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री बनने की बात जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि अभी देश में या बिहार में या उत्तर प्रदेश में, जो मैं राज्यों के बारे में जानता हूँ, वहाँ प्रधानमंत्री पद की पहली और अंतिम सब प्रकार से पसंद एक है, वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी। मुझे दूर दूर तक नहीं लगता है कि बिहार में भी जो गठबंधन बनाया गया है, उस गठबंधन के बल पर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने में विपक्ष कामयाब होगा। यह मैं जानता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में सरकार बनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ रही है और देश को ईमानदारी के रास्ते पर ले जाने का उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार प्रयास है। गरीबों के जीवन में जो वास्तविक परिवर्तन लाना चाहिए, उसके लिए जितना काम किया गया है वो अभूतपूर्व है। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए लगभग 23 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से, चाहे वह गरीब हो चाहे किसान हो, लाभार्थी के खाते में यह भेजने का काम हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, स्वयं जिनके समर्थन से श्री नीतीश कुमार जी ने सरकार बनाई है या जिनके समर्थन से सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, उसी सरकार के प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री राजीव गांधी जी। और उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके पास यह पैसा पहुंचना है वहाँ 15 पैसा पहुंचता है। अगर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सरकार नहीं होती इस देश के अंदर, तो 23 लाख करोड़ रुपया की योजना बनाने के बाद भी लगभग 6,60,000 करोड़ रुपया तो जाता लोगों के खाते में, बाकी तो चला जाता कांग्रेस के खाते में, कांग्रेसियों के खाते में, सपाइयों, बसपाइयों, राजद वाले लोगों के खाते में, जो भ्रष्टाचार करने वाले। तो ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में, गरीबी से मुक्त भारत बनाने की दिशा में, विश्व गुरु भारत को बनाने की दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प इस देश में नहीं है। सपने देखना मुंगेरी लाल की तरह किसी कोई मना नहीं कर सकता। सर, एक सवाल ये है कि नीतीश जी के मामले में आप लोगों को नीतीश जी ने ठगा या आप लोगों ने नीतीश जी को ठग लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को ठगती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पवित्र भाव से जिसके साथ रिश्ता रखती है, उस रिश्ते को रखना और उस रिश्ते को निभाना, ये हमारा इतिहास भी रहा है। श्री नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे थे, और भाजपा के साथ थे इसलिए उनका शासन उस समय तक सफल रहता था जब भाजपा के साथ रहते थे। पिछले समय चले गए थे राष्ट्रीय जनता दल के साथ, क्या हाल हुआ वो आपसे छिपा नहीं है, देश से छिपा नहीं है, बिहार से छिपा नहीं है। और कुछ ही दिन में उन्होंने राजद का साथ छोड़ करके फिर भाजपा के साथ आए। आज वो फिर वहीं राजद के पास गए। तो मैं तो कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी की एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। सपना देखते ऐसा ना हो पीएम बनने का सपना देखते रह जाएं और सीएम का पद भी चला जाए। किशोर जी, एक सवाल अखिलेश जी को लेकर के है। अखिलेश जी ने
नीतीश जी के नाम का खुलकर समर्थन तो नहीं किया, लेकिन उनके सांसद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए अखिलेश जी से ज़्यादा बेहतर कोई प्रत्याशी नहीं हो सकता है। और ममता जी के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी भी सबसे योग्य हैं। तो विपक्ष में इस तरह से जो अलग अलग क्षेत्रीय नेता हैं, उनके नामों की जो चर्चा है, इसका आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है या नुकसान हो रहा है? देखिए, पहले तो जिस दिन बिहार में एनडीए से श्री नीतीश कुमार जी अलग हुए, उस दिन भी मैं श्री अखिलेश यादव जी का कुछ बयान देख रहा था कि जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला एक गाना आता है, उस तरह के बयान आ रहे थे। और अब जो मैं फिर कह रहा हूँ, जो अपने दम पर बिहार के सीएम नहीं बन सके, जो अपने दम पर यूपी के सीएम नहीं बन सकते, कम से कम उनको तो यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है, लेकिन साकार करने वाली जो जनता है, अगर उनके साथ नहीं होगी तो इस प्रकार के सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन पूरा करना कि उस सपने को आँख खुली तो कुछ भी नहीं पाए, वह जनता को है। पिछड़ों के बड़े आप नेता हैं और नीतीश जी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, अखिलेश जी भी उसी वर्ग से आते हैं। तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पिछड़ों को एकजुट करने का एक अभियान है जो कि 2024 में इसको फलीभूत करके बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। पिछड़ों की भूमिका किस तरह से देखते हैं? मैं यह समझता हूँ कि चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अगड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग हो, सब माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और फिर से 2024 में माननीय मोदी जी को ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यह तो अफवाह फैलाई जाती है। कभी दलित को भाजपा से दूर बताया जाता है, कभी पिछड़ों को दूर बताया जाता है, कभी अल्पसंख्यकों को दूर बताया जाता है। अगर उसमें भी रास्ता नहीं मिला तो पिछड़ों में बता देंगे कि यादव भाजपा के खिलाफ है, जाटो भाजपा के खिलाफ है। इस प्रकार की बातें बयानों में ठीक लगती है। यथार्थ की धरती पर जब सब लोग देख रहे हैं कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार मिल करके सबके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदारी से काम कर रही है, तो कोई ऐसे जगह नहीं जाना चाहेगा जैसे नीतीश जी चले गए कि कुएं में कोई गिरे या खाई में गिरे। सब लोग एक अच्छे भारत के निर्माण की कल्पना करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष, बिहार से निकल के ज़रा यूपी आ जाते हैं सर। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आज से आपने भी अपने घर पर तिरंगा लगाया है। ये कल एक कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो अब तक तो आज़ादी का जश्न मनाते थे, अब भारत के 2 टुकड़े होने की स्मृति पर भी दिवस हो रहा है। इसका आयोजन क्या सोचकर? पराधीन क्यों हुआ? अंग्रेज हमारे देश पर, हम पर शासन, हमारे पूर्वजों पर शासन कैसे करने में सफल हुए? और जब एक लंबी लड़ाई के बाद, बहुत बड़े संघर्ष और बलिदान के बाद देश को आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिलने के बाद भी देश के टुकड़े हो गए, अलग पाकिस्तान बन गया। अलग पाकिस्तान बनने के बाद जो दर्द विभाजन का है, हमने तो इतिहास में पढ़ा, मेरी उम्र नहीं है, मैंने उस दृश्य को देखा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने वह दृश्य देखा, जिन लोगों ने उस कष्ट को सहा है, उनके दर्द को अगर आप शब्दों में सुन पाएंगे तो आप भी कांप उठेंगे कि देश का विभाजन भी हुआ और लाखों लोगों का कत्लेआम भी हुआ। उस समय के अखबार में क्या छपा था, उस समय की वास्तविक पीड़ा क्या थी, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। बहुत सारे लोगों को यह देखना चाहिए। अगर वर्तमान पीढ़ी उस दृश्य को नहीं देखेगी, उस बात को उसको नहीं बताया जाएगा, तो इस प्रकार के संकट देश के सामने फिर से आ सकते हैं। इसलिए वर्तमान को जो इतिहास में हो चुका है उसको बताना यह एक जिम्मेदारी होती है भारतीय जनता पार्टी या समस्त देशवासियों को। जो माँ भारती के प्रति आस्था श्रद्धा रखने वाले हैं, उनको विभाजन विभीषिका दिवस मनाना चाहिए, उसकी स्मृतियाँ ताज़ी करनी चाहिए। हमारी वर्तमान पीढ़ी को उस कष्ट को कैसे सहा है उसको पता होना चाहिए, आज़ादी कैसे मिली या पता होना चाहिए। 14 अगस्त को अखंड भारत था और 14 अगस्त को विभाजित भारत हो जाता, अलग पाकिस्तान बन जाता है, और किस प्रकार से वहाँ से लोग खदेड़े जाते हैं, किस प्रकार से क्या अत्याचार होते हैं, हमने पढ़ा है। हम उस दर्द को महसूस करते हैं। उसको बताने के लिए विभाजन का जो विभीषिका है उसके स्मृति दिवस के रूप में कार्यक्रम यह एक कल है। हम लोग भी शामिल होंगे, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होंगे।
सर एक सवाल, अब चूंकि आपने पाकिस्तान का जिक्र किया है, कल एक एटीएस ने अभियान चलाया और एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा जिसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ था। 15 अगस्त से पहले इस तरह की गिरफ्तारी कितनी बड़ी सफलता है सुरक्षा एजेंसियों की? नहीं, मैं सुरक्षा एजेंसियों को तो बधाई देता हूँ कि उन्होंने तत्परता दिखाते हुए इस प्रकार की साजिश रचने वाले, इस प्रकार के मंसूबे रखने वाले लोगों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। और यह भी एक स्पष्ट संदेश है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, इस प्रकार की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। यह एक मैसेज है। हमारे यहाँ जब कुछ राजनीतिक दल और उनके नेता तुष्टीकरण की राजनीति करते समय यह भूल जाते हैं कि कौन देश का दुश्मन है और कौन देश का दोस्त है, तब ऐसे उल्टे सीधे बयान लोग दे देते हैं। लेकिन यह शानदार कामयाबी है और इस प्रकार से 15 अगस्त से पहले इस प्रकार की मानसिकता वाले देश के दुश्मनों को खोज निकालना और कोई अनहोनी होने से देश में और प्रदेश में बचाना, यह बड़ी सफलता है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे प्रदेश की और हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां हर प्रकार से सक्षम हैं कि हम देश के अंदर देश के विरुद्ध साजिश रचने वालों को सफल नहीं होने देंगे। चलते चलते आखिर में देश और प्रदेश के लोगों से अगर कोई तिरंगा यात्रा को लेकर के, अमृत महोत्सव को लेकर के कोई अपील या शुभकामना अगर आप देना चाहें? नहीं, मैं सबको बहुत आदरपूर्वक अपील करना चाहता हूं कि यह सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों ने आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ था उसे नहीं देखा है, लेकिन आज़ादी का जो अमृत महोत्सव जो हो रहा है इसको हम लोग देख पा रहे हैं, इसका हिस्सा बन पा रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव वर्ष पर हर घर तिरंगा लगाने के लिए आह्वान किया है और पूरा देश, पूरा प्रदेश देशभक्ति के एकदम वातावरण से ओतप्रोत हो गया है। मैं भी आज अभी सुबह सुबह एक तिरंगा यात्रा थी, उसमें शामिल होने के लिए गया था। लेकिन गांव में जाओ, शहर में जाओ, सरकारी कार्यालय में जाओ चाहे विद्यालय में जाओ, सभी जगह इस समय भारत की शान, भारत का अभिमान, भारत का सम्मान, हमारा तिरंगा लहरा रहा है, फहरा रहा है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और सभी से मैं एबीपी के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आप सब भी अपने घरों में तिरंगा लगाएं। भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने में शामिल हों और यह 13 आज से लेकर के 15 तारीख तक यह हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है, यह लगाने का काम। और जब यह अभियान पूरा हो जाए, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ उतार करके और सुरक्षित रखने का काम, कहीं पर भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज अनादर की स्थिति में ना रहे, इसका सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि इसका ध्यान रखेंगे। क्योंकि इस देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो तिरंगा लगाने के अभियान के बीच में दंगे शब्द का भी प्रयोग किए हैं। तो यह इस प्रकार की साजिश कुछ ऐसे भी लोग कर सकते हैं जिन्हें राष्ट्रीय पर्व पर भी राजनीति ध्यान में आती है। तो उस साजिश से देश प्रदेश सावधान रहे, देशवासी प्रदेशवासी सावधान रहें और आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष को शानदार ढंग से मनाएं और इसका हिस्सा बने। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य साहब, जिन्होंने अपनी कुर्सी के पीछे भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्टिकर्स लगाए हैं और लगातार सरकारी अभियान चला रही है। ख़ास बात ये कि ये विभाजन विभीषिका दिवस होगा जब भारत के टुकड़े होने को लोगों को याद दिलाया जाएगा और साथ ही देशभक्ति की भावना भी सरकार लोगों में जगाने के लिए ये अभियान चला रही है। नीतीश कुमार मामले में केशव प्रसाद मौर्य साहब का कहना है कि नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और बिना बैसाखी के वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ऐसे में प्रधानमंत्री का सपना ही रहेगा। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।